नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं टीना झा। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न। राजस्थान में 72.62% और तेलंगाना में 67% वोटिंग। दोनों राज्यों में 11 दिसंबर को आएंगे नतीजे। बीजेपी की रथ यात्रा को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को लगाई फटकार। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने खारिज किया सिंगल बेंच का फैसला। बीजेपी के 3 प्रतिनिधियों को राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक से मुलाकात कर 12 दिसंबर तक रास्ता निकालने के निर्देश। नए भारत की नींव को और ताकत देगा नया मीडिया। दैनिक जागरण अखबार की डायमंड जुबली कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत अभियान को जन आंदोलन बनाने में मीडिया के योगदान की तारीफ। कहा 100% लोगों को करीब करीब सभी मूलभूत सुविधाएं देने के लिए करीब पहुंच गई है सरकार। गुणवत्तापूर्ण इलाज को किफायती बनाने पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का जोर। एम्स के 46वें दीक्षांत समारोह में कहा, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में दूर हो असमानता, सभी राज्यों में खुले एम्स। और एडिलेड टेस्ट की पहली पारी में मेजबान ऑस्ट्रेलिया टीम इंडिया से 60 रन पीछे। टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट के नुकसान पर बनाए 191 रन। आर अश्विन ने झटके 3 विकेट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दैनिक जागरण कॉन्क्लेव में शामिल हुए, जहां उन्होंने कई क्षेत्रों में मीडिया द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में मीडिया का रोल और भी अहम होने वाला है, क्योंकि इसकी पहुंच पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ गई है और दूर दराज में बैठा आदमी भी खुद से जुड़ी खबरों से रूबरू हो रहा है। नए भारत के नए सपनों को साकार करने में पूरा मीडिया जगत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दैनिक जागरण की हीरक जयंती के मौके पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि सिस्टम से सवाल करना मीडिया की जिम्मेदारी है और ये पत्रकारों का अधिकार भी। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल क्रांति ने मीडिया का दायरा बढ़ाया है और वो मीडिया के सुझावों और आलोचनाओं का हमेशा स्वागत करते रहे हैं। साथियों, समाज में मीडिया का ये रोल आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज डिजिटल क्रांति ने मीडिया को, अखबारों को और विस्तार दिया है और मेरा मानना है कि नया मीडिया नए भारत की नींव को और ताकत देगा। साथियों, नए भारत की जब भी हम बात करते हैं तो मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस और सबका साथ सबका विकास, इसके मूल में, इसी मूल मंत्र को लेकर के हम बात करते हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि व्यवस्थाओं में अपूर्णता से संपूर्णता की ओर बढ़ते देश ने पिछले 4.5 वर्षों में जो प्रगति की है वो अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री ने बताया कि आज सरकार बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कड़े और बड़े फैसलों को साहस के साथ ले रही है और इसके पीछे केंद्र में एक मजबूत और पूर्ण बहुमत की सरकार का होना है। उन्होंने कहा कि न्यू इंडिया के लिए सरकार का फोकस सामर्थ्य, संसाधन और संस्कृति के साथ सुरक्षा पर है। साथियों, जब हमारे देश के गरीब, शोषित और वंचितों को सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी, उन्हें शौचालय, बिजली, बैंक अकाउंट, गैस कनेक्शन, शिक्षा, आरोग्य जैसी चीजों की चिंताओं से मुक्ति मिल जाएगी, तो फिर
मेरे देश के गरीब खुद ही अपनी गरीबी को परास्त कर देंगे, ये मेरा विश्वास है। प्रधानमंत्री ने बताया कि मीडिया ने समाज हित से जुड़ी कई सरकारी योजनाओं को अभियान की शक्ल दी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर स्वच्छ भारत मिशन जैसी प्रमुख योजनाओं के जरिए जनता ने भी अपनी जिम्मेदारी समझकर इन्हें आगे बढ़ाने का काम किया है। देश का युवा आज विकास में खुद को स्टेक होल्डर मानने लगा है। सरकारी योजनाओं को अपनेपन के भाव से देखा जाने लगा है। उसको लगने लगा है कि उसकी आवाज सुनी जा रही है। और यही कारण है कि सरकार और सिस्टम पर विश्वास आज अभूतपूर्व स्तर पर है। प्रधानमंत्री के मुताबिक सरकार का मकसद उत्पादक और उपभोक्ता को जितना संभव हो सके उतना पास लाना है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार चाहे किसी भी स्तर पर हो, उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए सरकार की नीतियां स्पष्ट भी हैं और सख्त भी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रस्तावित रथ यात्रा के मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई है। कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रथ यात्रा को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से निकालने की अनुमति देने से इनकार किया गया था। डिवीजन बेंच ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि प्रस्तावित रथ यात्रा के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी बीजेपी नेताओं के साथ एक बैठक करें और आपसी विचार विमर्श से 14 दिसंबर तक कोई फैसला लें। ये बैठक 12 दिसंबर को होगी, जिसमें बीजेपी की तरफ से 3 प्रतिनिधि शामिल होंगे। अदालत इस मामले में 14 दिसंबर तक अंतिम फैसला सुनाएगी। कल हाईकोर्ट की बीजेपी को रथ यात्रा निकालने के लिए मंजूरी देने से इनकार कर दिया गया था। साथ ही कोर्ट ने 9 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई तक इसे स्थगित रखने को भी कहा था। मामले में राज्य सरकार की तरफ से दलील पेश की गई थी कि बीजेपी की रथ यात्रा से क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। We will see what the administration is saying and we will revise our Jatra program accordingly. But the point is, what our respected All India President said, that Jatra program, Ganatantra Bachao Jatra program, will be carried out throughout West Bengal to revive and restore democracy in the state. और इससे पहले बीजेपी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर अलोकतांत्रिक तरीके से काम करने का आरोप लगाया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज कहा कि राज्य में बीजेपी की यात्रा को मंजूरी नहीं देना लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश है। आज दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया का गला घोंट रही है और राजनीतिक हत्याओं को शह भी दे रही है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जनता बदलाव चाहती है और टीएमसी राज्य में बीजेपी के बढ़ते जनाधार से घबरा रही है। राज्य में गांव-गांव में यात्रा के मसले पर बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि वो कानून के दायरे में ही कदम बढ़ाएंगे। बीजेपी की 7 दिसंबर से उत्तर में कूच बिहार से अभियान शुरू करने की योजना थी। बंगाल के अंदर 7 साल जिस प्रकार से तृणमूल का कुशासन चला है, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने हर मंडल में, हर जिले में जो आवाज उठाई है और जन जागृति धीरे धीरे बंगाल की जनता में जिस प्रकार से हो रही है, ममता बनर्जी उससे डरी हुई है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच असमानता को स्वास्थ्य प्रणाली के निर्माण में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक करार दिया है। उपराष्ट्रपति ने दिल्ली में एम्स के 46वें दीक्षांत समारोह में आज ये बात कही। उन्होंने मेडिकल छात्रों से ग्रामीण इलाकों और गरीबों तक बेहतर इलाज पहुंचाने की अपील भी की। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के 46वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने इस मौके पर कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में
बेहतर काम किया है। हालांकि अभी भी गांव और शहरों के बीच में स्वास्थ्य सुविधाओं की खाई को पाटने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने मेडिकल पाठ्यक्रम और इलाज में गुणवत्ता पर भी जोर दिया। The curriculum in medical education needs to be constantly upgraded in tune with the latest advancements. I am sure that the curriculum developed at AIIMS can be adopted by other AIIMS-like institutions and other medical colleges. दीक्षांत समारोह के मौके पर उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले डॉक्टर्स को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके अलावा मेडिकल शिक्षा के दौरान विभिन्न कोर्सों में अव्वल रहने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार दिए। उपराष्ट्रपति ने मेडिकल छात्रों से बिना आर्थिक भेदभाव के सबको समान चिकित्सा देने की नसीहत भी दी। At this young age, you must have a missionary approach of serving the people should be your mission. For politicians and for medical people, mission approach is required. Mission. Medical profession is a mission. एक तो जो सबसे ज़रूरी बात उन्होंने कही वो ये थी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल मेडिकल साइंस का फोकस वहीं जा रहा है कि बीमार होने से पहले ही पेशेंट को बचा लिया जाए। आगे भी अगर हमें और ऐसे मोटिवेशन मिली, आज जैसे उपराष्ट्रपति जी ने बोला, और अगर हमें ऐसे मोटिवेशन मिलेगी तो ज़रूर आगे वाले समय में जो आने वाले डॉक्टर हैं, आने वाली पीढ़ी है, वो ज़रूर ऐसे कुछ काम करेगी। देश की आगे तरक्की ज़रूर होगी इस काम से। उपराष्ट्रपति ने मेडिकल शिक्षा में उदारीकरण और देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्से में स्वास्थ्य के क्षेत्र में खास तवज्जो देने पर भी जोर दिया है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने लोकतंत्र में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा स्थानीय भाषाओं में भी संचार किए जाने पर जोर दिया है। उन्होंने आज भारतीय जनसंचार संस्थान यानी IIMC के 51वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर अपने संबोधन में ये बात कही। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं में संचार होने से प्रभाव जल्दी पड़ता है। सुमित्रा महाजन ने IIMC के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अव्वल आए छात्रों को पुरस्कार से सम्मानित किया। देश के प्रतिष्ठित संस्थान IIMC में हिंदी, इंग्लिश, मराठी और मलयालम जर्नलिज्म के अलावा इस साल पहली बार संस्कृत पत्रकारिता में भी छात्रों ने डिप्लोमा हासिल किया है। साथ ही संस्कृत न्यूज की वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। अगर हमें बात पहुंचानी है पूरे हिंदुस्तान की, तो केवल अंग्रेजी या केवल हिंदी में लिख करके नहीं चलेगा। मैं हिंदुस्तान की बात कह रही हूँ, मैं भारत की बात की। भारत क्या है, ये बात अगर पहुंचाना हो तो कहीं ना कहीं वो क्षेत्रीय भाषा में अगर समर्थता से बात लिखी जाए तो वो ज़्यादा यहाँ तक पहुँचती है। अपनी भाषा में बात करो तो वो जल्दी कैच होती है। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। गोमतेश्वर कर्नाटक में श्रवणबेलगोला की पहाड़ी पर स्थित भगवान बाहुबली को समर्पित 57 फीट ऊंची ये मूर्त है। कर्नाटक शिल्प कला का शाहकार। भारत के 7 अजूबों में होता है इसका शुमार। इतनी बुलंद कि 30 किलोमीटर दूर से भी आप कर सकते हैं इसका दीदार। हर 12 साल में होता है बाहुबली का महामस्तकाभिषेक। भक्त करते हैं दूध, केसर और सोने के सिक्कों से इनका श्रृंगार। और अब बात विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान का काम पूरा हो गया है। प्रदेश की 199 सीटों पर आज वोट डाले गए। पहली बार राज्य भर में मतदान के लिए 2 लाख से ज्यादा ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल किया गया। चुनाव आयोग के मुताबिक प्रदेश में 72.62% मतदान हुआ है। आपको बता दें कि 2013 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में 75.04% मतदान हुआ था।
राजस्थान विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए सुबह से ही जगह जगह पोलिंग बूथों पर जनता अपनी बारी का इंतजार करती नजर आई। प्रदेश में इस बार बनाए गए 51,000 से ज्यादा पोलिंग बूथों में से अधिकतर पर वोटरों की भारी तादाद देखने को मिली। महिलाओं से लेकर युवाओं और बुजुर्गों में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। इस बार राज्य में 259 पोलिंग बूथों का संचालन महिलाओं ने किया। The election takes place in a very fair manner. As I told, there were still queues when we got the last turnout, and this turnout, what has been reported at 5 p.m. is likely to go up. The tentative figure is 72.62%, and since polling is going on, by late night it will be over and it is likely to go up. मतदान के दौरान कई पोलिंग बूथों पर ईवीएम मशीनों में खराबी और उनसे जुड़ी शिकायतें मिलने के बाद उन्हें बदल दिया गया। राजस्थान में 189 महिलाओं समेत 2,274 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी प्रदेश में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद राज्य में लगातार दूसरी बार अपनी सरकार बनाने का दावा किया, जबकि कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि क्योंकि अच्छा विकास का कार्य हुआ है, उसको देखते हुए राजस्थान की जनता अपने विवेक से उस पार्टी को मजबूत करेंगे जिस पार्टी ने ये काम किया है। भारी बहुमत से चुनाव कांग्रेस जीते, ये मेरे मन में था, और भारी बहुमत से कांग्रेस चुनाव जीतने जा रही है। I'm hopeful that people will make the right choice. They must come out and vote in large numbers, especially young people and first-time voters. It is my opinion that the Congress party will get a thumping majority in these elections in Rajasthan. राजस्थान विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बीजेपी से कांग्रेस में शामिल मानवेंद्र सिंह समेत कई मौजूदा मंत्रियों और दिग्गज नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। जानकारों के मुताबिक राज्य में 130 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। प्रदेश में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए 1,44,000 से ज्यादा सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी के जवानों की तैनाती की गई थी। प्रदेश की जनता को अब 11 दिसंबर का इंतजार है, जब चुनाव के नतीजे आएंगे। मोहम्मद फातेह टीपू और रविंद्र शौराण के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और तेलंगाना विधानसभा की 119 सीटों के लिए मतदान का काम भी आज पूरा हो गया। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए पहली बार हुए मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में 67% मतदान दर्ज किया गया है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए पोलिंग बूथों पर लोगों की भारी संख्या में भीड़ देखने को मिली। मतदान को लेकर तेलंगाना की जनता में खासा उत्साह रहा। राज्य के मतदाताओं ने कई अहम मुद्दों को ध्यान में रखकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। The poll was completed today smoothly and peacefully. Till now, the figures which we have received for the turnout, we have received the interim figure of 67%. तेलंगाना में वोटिंग के लिए 32,815 पोलिंग बूथ बनाए गए। तेलंगाना की 119 सीटों के लिए 1,821 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वोटिंग सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चली। आयोग ने 119 सीटों में से 13 सीटों को अति संवेदनशील मानते हुए इन सीटों पर वोटिंग का काम शाम 4 बजे तक रखा गया। विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए राज्य में 1 लाख से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। निर्वाचन आयोग ने राज्य भर में पहली बार सभी पोलिंग बूथों पर ईवीएम मशीनों के साथ वीवीपैट का इस्तेमाल किया। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका को आज खारिज कर दिया। साथ ही याचिका दाखिल करने वाले वकील को 50,000 रुपए जुर्माना भरने का निर्देश भी दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील को बैन करने की भी चेतावनी दी है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एमएल शर्मा ने भारतीय रिजर्व बैंक के रिजर्व कैपिटल से जुड़े मामले में अरुण जेटली के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी।
एमएल शर्मा ने आरोप लगाया था कि वित्त मंत्रालय रिजर्व बैंक के रिजर्व कैपिटल के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है। मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, इस जनहित याचिका पर सुनवाई करने के लिए कोई ठोस वजह नहीं है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि वो वित्त मंत्री को नियंत्रित करने का काम नहीं कर सकते। एमएल शर्मा पर जुर्माना लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि जब तक वो ये रकम जमा नहीं करते, तब तक उनकी तरफ से दाखिल कोई भी जनहित याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी। और दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने वरिष्ठ वकील और पूर्व राज्यसभा सांसद राम जेठमलानी के बीजेपी से उनके निष्कासन से संबंधित मामला वापस लेने की अनुमति दे दी है। इस मामले में राम जेठमलानी और बीजेपी की तरफ से कल कोर्ट में संयुक्त आवेदन दाखिल किया गया था, जिसमें कहा गया था कि दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण सुलह के संदर्भ में आदेश पारित किए जाएं, क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी से उनके निष्कासन पर अफसोस प्रकट किया है। जेठमलानी ने 2013 में उन्हें बीजेपी से निष्कासित किए जाने पर पार्टी के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। उन्होंने नुकसान की भरपाई के तौर पर 50 लाख रुपए की मांग की थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर मानहानि मामले में आज गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। एमजे अकबर की तरफ से वीनू संदल और सुनील गुजराल ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया। वीनू संदल ने कहा कि वो पिछले 25 सालों से पत्रकारिता में हैं और तभी से एमजे अकबर को भी जानती हैं। वीनू संदल ने तमाम आरोपों को संदेहास्पद बताते हुए कहा, एमजे अकबर किसी से दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति नहीं हैं और उन पर किसी साजिश के तहत आरोप लगाए गए हैं। वहीं सुनील गुजराल ने भी कहा कि वो एमजे अकबर को कई सालों से जानते हैं और उन पर लगाए गए आरोप विश्वास करने लायक नहीं हैं। प्रिया रमानी ने पूर्व विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर पर मीटू कैंपेन के तहत कई आरोप लगाए थे। एमजे अकबर ने प्रिया रमानी पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था और उनकी तरफ से 6 गवाहों के बयान दर्ज कराए जाने हैं, जिनमें से पहली गवाह ज्योतिका बासु समेत 3 के बयान दर्ज हो चुके हैं। मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी। केंद्र सरकार ने नए मुख्य आर्थिक सलाहकार की नियुक्ति कर दी है। अर्थशास्त्री कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को देश का अगला मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया है। उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए हुई है। मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद अरविंद सुब्रमण्यम के जाने के बाद से खाली था। केंद्रीय कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम के नाम पर सहमति जताई है। डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम वर्तमान में आईएसबी हैदराबाद में प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत हैं। कृष्णमूर्ति आईआईटी और आईआईएम के एलुमनी हैं। उन्होंने शिकागो बूथ से पीएचडी की है। वो बैंकिंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और इकोनॉमिक पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं। नए आर्थिक सलाहकार का भारत के बैंकिंग सुधारों में बड़ा योगदान रहा है। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम सेबी और रिजर्व बैंक की कमेटियों में भी शामिल रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने आज रॉबर्ट वाड्रा की फर्म से जुड़े 3 लोगों के परिसरों पर छापेमारी की। ईडी ने दिल्ली एनसीआर और बेंगलुरु में छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। इन लोगों पर रक्षा सौदों में कथित तौर पर संदिग्ध कमीशन के लेन देन की आशंका है। अधिकारियों के मुताबिक रॉबर्ट वाड्रा की फर्म से जुड़े इन लोगों की विदेशों में संपत्ति है। ईडी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस पार्टी रॉबर्ट वाड्रा के बचाव में उतर आई है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इसे बदले की कार्रवाई बताया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आज से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत हो गई है, जहां प्रदर्शनियों के जरिए देश की विभिन्न संस्कृतियों की झलक दिखाई जा रही है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई शिल्पकार अपनी अपनी शिल्प कलाओं के साथ इस महोत्सव में पहुंचे हैं। महोत्सव के तहत अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 7 से 23 दिसंबर तक चलेगा, जबकि 13 से 18 दिसंबर तक मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान गीता पाठ, संत सम्मेलन और नृत्य नाटक जैसी प्रस्तुतियां दी जाएंगी। अनेकता में एकता के इस महोत्सव का मकसद भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और गीता ज्ञान को युवाओं के बीच पहुंचाना है। दिसंबर तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आप सब आमंत्रित हैं। गीता ज्ञान की जन्मभूमि और सूर्य उपासना के केंद्र माने जाने वाले धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस भव्य महोत्सव के मुख्य आकर्षण होंगे गीता पाठ। वहीं राजधानी दिल्ली में भी गीता महोत्सव की प्रदर्शनी लगाई गई है।
इंडिया गेट में इसके लिए खास इंतजाम किया गया है, जहां लोगों को कुरुक्षेत्र में हो रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के बारे में जानकारी दी जा रही है। इस प्रदर्शन का आयोजन कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने किया है और ये प्रदर्शनी 10 दिसंबर तक चलेगी। कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में मॉरिशस भागीदार देश और गुजरात भागीदार राज्य के रूप में शामिल हैं। भागवत गीता को, भगवान कृष्ण को अधिक प्रसारित करने के लिए एक आयोजन किया जाता है, जो कि पहले राज्य स्तर पर छोटे लेवल पर किया जाता था, लेकिन 2016 से इसे इंटरनेशनल लेवल पर मनाया जाने लगा है। ब्रह्म सरोवर पर यह मनाया जाता है। पूरे भारत से नहीं, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे एकत्र होते हैं, जो कि भारतीय सभ्यता संस्कृति से परिचित होते हैं। कल्चर है हमारा, वो अधिक से अधिक प्रसारित होगा, यहाँ तक कि विदेशी मेहमान भी यहाँ पे आएंगे। और इसका जो मेन मकसद होगा, भागवत गीता को, भगवान कृष्ण को अधिक से अधिक लोग जाने समझे। और अब बात खेल जगत से। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर 191 रन बना लिए हैं। ट्रेविस हेड और मिशेल स्टार्क क्रीज पर हैं। दूसरे दिन भारत के लिए आर अश्विन ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटके। ईशांत शर्मा और जसप्रीत बुमराह ने 2-2 विकेट चटकाए। ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत की ओर से बनाई गई पहली पारी के स्कोर से 59 रन पीछे है। वहीं कल मैच के पहले दिन चेतेश्वर पुजारा के शानदार 123 रनों की बदौलत 9 विकेट के नुकसान पर 250 रन बनाए। पुजारा ने टेस्ट मैच में 5000 रन भी पूरे कर लिए। इसके साथ ही वो टेस्ट करियर में 5000 रन पूरे करने वाले 12वें भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। और 14वें हॉकी विश्व कप में आज ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच मैच खेला गया। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने चीन को 11-0 के बड़े अंतर से शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया टीम ने शुरू से ही मैच में पकड़ बनाए रखी। चीन की टीम ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के आगे बेबस नजर आई। दुनिया की बेहतरीन टीमों में शुमार ऑस्ट्रेलिया टीम ने चीनी खिलाड़ियों को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले ही अंतिम 8 में पहुंच चुकी है। और वहीं पूल बी के दूसरे मैच में इंग्लैंड ने आयरलैंड को 4-2 से मात दी। तो फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।